नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेलेट चाय के बाग। आज इस नॉवेलेट की छठी और आखिरी किस्त सुनिए। चाय के बाग की छठी आखिरी किस्त। और अब ये कहना ज़रूरी होगा कि ख़वातीन की सुबह 11 बजे की महजोंग और कॉफ़ी पार्टियों की ग्रेप वाइन के ज़रिए ये सारा किस्सा कम से कम 100 मील के रेडियस में बखूबी फैल गया। सिंथिया मैकफर्सन ने कहा, तुम लोग इस फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ थीं, इसलिए तुम तक ये बात ना पहुंच सकी। 3-4 रोज़ हुए मैंने मिस मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी पार्टी में मिसेस मिक ग्रेगर को ये कहते सुना कि रीटा फ्रेज़र अमेरिकन नहीं बल्कि दरअसल कैलकाटा एंग्लो इंडियन है। और एडिथ ने जो तकय्युर आमेज़ रवैया रीटा के साथ इख्तियार किया, उसकी एक वजह असल में ये भी थी कि एडिथ को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसकी ग्लैमरस मेहमान हाफ कास्ट है। इस पिछले 8 दिन में हर्बर्ट मुझसे फैक्ट्री में रोज़ाना मिलता, मालकम ने कहा, और रीटा के लिए वो दीवाना हो चुका था। मेरा ख्याल है कि ये वक्ती हिजान है और चार्ल्स की वापसी पर यह सारा किस्सा आप से आप ख़त्म हो जाएगा। चार्ल्स फ्रेज़र के मुतालिक मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो एक बेहद हिस्सास और ज़ख्मी शेर की मानिंद बिफर जाने वाला इंसान है और रीटा को बेतरह चाहता है। चार्ल्स काम क्या करता है? अरसलान भाई ने मालकम की बात को काट कर दरियाफ्त किया। कोलंबो में हुकूमत सेलोन के लिए किसी तरह का एडवाइज़र है। बम्बई में रीटा से मुलाकात हुई। अब कनाडा वापस जाने से कबल सारे सदे बर्रे सगीर की सैर करने निकला है। सिलहट वो अपने पुराने फौजी साथी कर्नल मॉर्गन से मिलने आया था। तुमने हर्बर्ट को समझाया नहीं? अरसलान भाई ने पूछा। समझाया, मगर उस पर इश्क का जुनून सवार था। उसने मुझसे कहा कि उसने ज़िंदगी भर ऐसी मुकम्मल औरत नहीं देखी, ऐसी औरत जिसके लिए टोटल वुमन की इस्तिलाह राइज है। मुकम्मल औरत? कासिम ने भी सनोबर को छोड़ते वक्त फरहत के लिए यही कहा था। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बेचारे हर्बर्ट ने ये सारा हफ्ता पहाड़ी वाले बंगले पर गुजारा। मालकम मैकफर्सन ने कहा, अरसलान भाई ने आतिशदान की आग तेज़ की। आज सुबह मालकम मैकफर्सन ने सब्ज़ चाय का घूंट लेते हुए कहा, रीटा बहुत सवेरे ही उठ गई थी। रात उसने नोरा डंकन की आया से कहा था कि वो अलग सुबह तस्वीर खींचने के लिए बाहर जाएगी। चुनांचे उसने सुबह उठकर जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और एंगस डंकन की जीप लेकर खासी गांव की तरफ निकल गई। और आज ही सुबह मुंह अंधेरे चार्ल्स और कर्नल सुंदरबन से वापस आन पहुंचे। घर पर एडिथ ने बताया कि रीटा डंकन्स के यहाँ उठ गई है।
लिहाजा चार्ल्स सीधा पहाड़ी वाले बंगले पर पहुंचा। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे। मुलाजिम अभी शागिर्द पेशेई में थे। सिर्फ नूरे की आया बंगले पर मौजूद थी। वो चार्ल्स को पहचानती नहीं थी। चार्ल्स ने उससे पूछा कि रीटा मेम साहब का बेडरूम किधर है। आया ने घबराकर मेहमान कमरे की तरफ इशारा किया। चार्ल्स सीधा रीटा के बेडरूम में दाखिल हुआ तो वहाँ बेचारा हर्बर्ट सो रहा था। वही बंदूक जिसे चार्ल्स फ्रेजर शिकार के लिए सुंदरबन ले गया था, उसके कंधे से आवेज़ा थी। लेकिन अदालत में वो बयान दे सकता है कि वो सुंदरबन से यहाँ तक कि परवास के दौरान थकान दूर करने के लिए मुतवातिर शराब पीता रहा था और उसके होशो हवास कायम न थे। उसके बहुत से दोस्त और शनासा यही गवाही देंगे कि वो बेइंतहा पीता है, बल्कि आदि शराबी है। सिंथिया मिकफर्सन ने कहा, जिस वक्त आज सुबह सुबह मुझे डॉक्टर सईद ने फ़ोन किया कि हर्बर्ट का फौरी ऑपरेशन करना है, मगर किसी ने रीटा फ्रेजर को क्यों तलाश नहीं किया। मैंने जरीना की बात काटी। अव्वल तो यहाँ जंगलों में किसी को ढूंढना भूसे की ढेर भूसे के ढेर में सुई तलाश करने से ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे, मेरे ख्याल में मुनासिब यही था कि मिसिस फ्रेजर मौके वारदात पर नमूदार न हो। मालकम ने जवाब दिया, ओफो, क्या कयामत का दिन गुजरा है। जरीना ने कहा, और कमाल मुलाहिजा हो, मैं अरसलान को इत्तला देने के लिए यहाँ आया तो ऐन उसी वक्त आपका चपरासी ये पैगाम लेकर वालिद हुआ कि आपने मिसेस फ्रेजर के लिए बंदूक मंगवाई है। मेरे तो यकीन जानो, एक लम्हे के लिए छक्के छूट गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एलिस इन वंडरलैंड वाली दुनिया में पहुंच गया हूं। बहरहाल मालूम हुआ कि तुम रीटा फ्रेजर को फिल्मी हीरोइन बनाए डाल रही हो, और इस तरह यह भी पता चल गया कि वो कहाँ हैं। चार्ल्स और रीटा 2 पुलिस अफसरों की मईयत में रात की ट्रेन से ढाका के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं ढाका में मुकीम डिप्टी हाई कमिश्नर को फ़ोन कर चुका हूँ। खुदा सब पर रहम करे। मालकम ने बात ख़त्म की। अब राहत रीटा का क्या होगा? जरीना ने पूछा। अभी चार्ल्स और रीटा की शादी नहीं हुई है। गालिबन कानूनी लिहाज से रीटा का अभी चार्ल्स और रीटा की शादी नहीं हुई है। गालिबन कानूनी लिहाज से रीटा का उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। जरीना ने सर सोफे की पुश्त पर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। अरसलान, वो तार मुझे देना, मालकम ने कहा। अरसलान भाई ने तार उठा कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हर्बर्ट के वालिदैन को क्या लिखूं। वो उनका इकलौता लड़का था। मालकम मिकफर्सन कह रहे थे। कमरे में खामोशी छा गई। आतिशदान में लकड़ियां चटकीं। हल्की सब्ज दीवार पर रोशन डायल ने रात का 1:30 बजाया। मालकम ने रुमाल से अपनी नम पलकें खुश्क की और उठ खड़े हुए। हम लोग मियाँ बीवी को रुखसत करने के लिए बरामदे में निकले। चारों तरफ चाय के बागात और बांस के झुरमुटों पर कोहरा छाया हुआ था। चंद मिनट तक हम पांचों डूबते चांद की बहुत मध्यम चांदनी में चुपचाप खड़े रात की आवाज़ों को सुनते रहे।
मालकम और सिंथिया मैकफर्सन शब बखैर कहकर कार में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। जिस रोज मैं चाय बगान से वापस जा रही थी, जरीना ने रास्ते में अरसलान भाई से दफतन पूछा, अरसलान एक बात बताइए, मुकम्मल औरत कैसी होती है? टोटल वुमन? मालूम नहीं, उन्होंने जवाब दिया। कार एक धचके के साथ पहाड़ की ढलवान से उतरकर कच्ची सीधी सड़क पर आ गई। शाम का अंधेरा छा चुका था। मजदूर औरतों की टोलियां अपने अपने झोपड़ों की सिमत लौट रही थीं। गांव में दिए जलने लगे। अचानक एक मोड़ पर पार्वती की जर्द साड़ी की झलक दिखाई दी। कार देखकर वो ठिठकी और बंदगी के लिए हाथ जोड़े। फिर वो चाय की खाली टोकरी कमर से बांधे तेज तेज कदम रखती रूपी ट्री के झुरमुट में गायब हो गई। सांझ भई और दिया जरे, सांझ भई और दिया जरे। सुर्ख फूलों से दहकते हुए घने दरख्तों की पत्तियां सरसराईं। पिया न आए पास, पपीहे ने कहा। आज रामनंदन कह रहा था कि पार्वती का गौना होने वाला है। बिरादरी ने फैसला कर दिया, जरीना ने कहा। डूबते सूरज की किरणें दो पत्तियों और एक कली की झाड़ियों से सरक कर नयन से दो गंग बहें, कोयल ने कहा। अंधेरे में जा गिरे, डूबन लागी आस, पपीहे ने कहा। नशेब में नदी के किनारे धुंधलका फैल चुका था। लाला रंग उफक पर धुआं उठ रहा था। नदी किनारे धुआं उठता है, मैं जानू कुछ होए। जा कारण जोगन भई, वही न जलता होए। नदी किनारे धुआं उठता है, माफ कीजिएगा, नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानू कुछ होए। जा कारण जोगन भई, वही न जलता होए, जरीना ने कहा। ऊंची नीची सड़क पर धूल उड़ाते हुए हम तीनों खामोशी से श्री मंगल की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते के दोनों तरफ टीलों पर संध्या मालती खिली थी, जो शाम पड़े महकती है, मगर वीराने में उसका कदरदान कोई नहीं। दफतन मैंने जरीना से पूछा, जरीना बीवी, राहत और वाजिद, सनोबर और कासिम और फरहत के मुताल्लिक तो मालूम हो गया, लेकिन शमशाद का क्या हुआ? वो अब कहाँ है? वो जिसकी वजह से कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू होने की कोई एक वजह नहीं होती बीबी, और न उसके खात्मे की कोई एक वजह है, जरीना ने कहा। यह दुरुस्त है जरीना बीबी, तुम्हारा फरमाना मेरे सर आंखों पर। फिर भी उस शमशाद का बकौल शख्स से क्या बना? मिर्ज़ा शमशाद अली बेग, जरीना ने एक खिड़की का शीशा चढ़ाते हुए जवाब दिया। अब टी स्टेशन पर रिसर्च डायरेक्टर है, दाढ़ी रख ली है, जमाते इस्लामी का मुतक़द है। अपनी मौजूदा बीवी को, जो उसकी खाला की लड़की है, पर्दा करवाता है। स्टेशन पर जब इक्का दुक्का सयाहों की टोलियां या दौरे पर आने वाले सरकारी अफसरान आन कर उतरते हैं, तो वो अक्सर उनको अपनी जीप में लिफ्ट देता है। चाय बगान की दुनिया से उनको दूर से मुतारिफ करा देता है और दाढ़ी के अंदर हंसता रहता है। अक्सर दौरान गुफ्तगू
तबलीग इस्लाम भी करता है। अरसलान भाई खामोशी से कार चलाने में मसरूफ़ रहे। अब दूर से श्रीमंगल के डाक बंगले की टिमटिमाती रोशनियां नजर आ रही थी। हम तारीक रात में स्टेशन की जानिब रवा रहे। आम के दरख्तों में से टी रिसर्च स्टेशन और उसके बंगलों की रोशनियों की झलक दिखाई दी। कुछ देर बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जिसके सुनसान प्लेटफॉर्म के मुख्तसर से बरामदे में एक अकेला मुसाफिर उकड़ू बैठा अखबार के कागज़ जला जलाकर आग ताप रहा था। ट्रेन हज़्ब मामूल 1 घंटा लेट थी। पटरियों के करीब कार ठहरा कर हम इंतज़ार में मसरूफ़ हो गए। जरीना बीबी, मैंने दूर तारीकी में गायब होते हुए तार के खंभों को जरीना बीबी, मैंने दूर तारीकी में गायब होते हुए तार के खंभों को देखकर और सर्दी से कांपकर कहा, अगर तुमको ट्रुथ सेरम का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके बाद तुम किस किस्म का सिलहट लेटर लिखकर आईने को भेजोगी? ये पैरा फिर से पढ़ता हूँ। जरीना बीबी, मैंने दूर तारीकी में गायब होते हुए तार के खंभों को देखकर और सर्दी से कांपकर कहा, अगर तुमको ट्रुथ सेरम का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके बाद तुम किस किस्म का सिलहट लेटर लिखकर आईने को भेजोगी? कोहरा गहरा हो गया। अरसलान भाई ने सिगरेट जलाया तो लाइटर की रोशनी जोर से चमकी। कुछ देर बाद जरीना ने सर हिलाकर जरा शर्माते हुए कहा, बीबी, एक सवाल मुझे अरसे से परेशान कर रहा है, फरमाओ। खुदा ने यह दुनिया क्यों बनाई है? हाँ, क्यों? आखिर क्यों? मुझे इसकी कोई एक वजह बताओ। अरसलान भाई ने अधजला सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया और दूसरा सिगरेट जलाया। यहाँ 3 साल तन्हाई में ज़िंदगी गुजारने की वजह मुझे पढ़ने का मौका मिल गया, जो मैं डॉक्टरी के चक्कर में पहले कभी ना पढ़ सकी थी। और बीबी, मैंने बहुत पढ़ डाला। मुख्तलिफ फ़लसफ़े और मुख्तलिफ मज़ाहिब, हिंदू मत और बुद्ध मत और इस्लाम और तसव्वुफ़ और कैथोलिज़म, मगर इस सवाल का जवाब मुझे ना मिला कि आखिर उस ज़ाते मुतलिक ने दुनिया बनाई ही क्यों? ये लीला किस लिए रचाई आखिर? मैं तो समझती हूँ कि महात्मा बुद्ध भी दरअसल एक मर्तबा अफीम खा गए थे। ये निर्वाण वगैरह सब उसी का नतीजा था। और अगर उसने खखारते हुए बात जारी रखी, अगर 5 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लो, हाँ, अगर 5 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लो, मैंने दोहराया कि आपसे आप इर्तिका हो गया, तो इर्तिका भी क्यों हुआ भाई? कोई तुक थी, वजह थी? दूर से गड़गड़ाती कोहरे को चीरती ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। मैंने अटैची केस संभाला। कुली ने डिक्की से असबाब निकाला। मैं ट्रेन में सवार हुई। अरसलान भाई ने गार्ड से बात की। डब्बा खाली पड़ा था। चिटखनियाँ अंदर से अच्छी तरह चढ़ा लेना, अरसलान भाई ने फिक्र के साथ कहा। मैंने एक बार फिर खाबीदा सिलहट को खुदा हाफिज कहा। मेरी प्यारी कजिन जरीना और अरसलान भाई खामोश प्लेटफॉर्म पर धुंधलके में 2 परछाइयों की तरह खड़े रह गए।
ट्रेन ने सुपारी और केले के झुरमुटों में दौड़ना शुरू किया। खूब अंधेरी रात, जो महाकाली वक्त की राजधानी है, एक रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक छोटे से काली मंदिर में चिराग जल रहा था। तालाब के किनारे एक दरगाह में रोशनियां टिमटिमा रही थी। तालाब पर काई फैली थी और कमल खिले थे। सत, चित और आनंद जो माया में इस तरह पोशीदा हैं जैसे तालाब पर काई जम जाती है। मैंने खिड़की के शीशे से नाक चिपकाकर आंखें बंद कर ली और मुझे बहुत से हमेशा याद रह जाने वाले मंजर याद आए। शाह जलाल की दरगाह का हौज, एक बूढ़ी हिंदू औरत जो हौज की मुंडेर पर झुकी स्याह पानी में सुर्ख मुतबर्रिक मछलियों को बड़े गौर से देख रही थी। बांस के डब्बों में चाय के बीज के कीड़े जमा करते हुए बच्चे, बांस के पुलों पर से गुजरते छतरियां लगाए, डोरी से लटकी तेल की बोतल संभाले, किसान, बेत के पौधे, पलाश और बेल के जंगल, भवैया गाने वालों की आवाज़, एक छोटा सा काला बच्चा जिसे उसका बाप बड़ी एहतियात, बड़े लाड से एक तालाब में नहला रहा था। राजशाही के दूर अफ्तादा गांवों के चाय खानों में बैठे संजीदगी से अखबार पढ़ते हुए दाढ़ी वाले किसान, अलाव के गिर्द जाग गान की महफिल, नूरुल आबाद की कोठरी में जलता हुआ दिया, रोशन लालटेनें हाथ में लटकाए, हाट की सिमत से आते हुए किसानों की टोलियां, नीली उन्नाबी ऊदी साड़ियाँ, सफ़ेद धोतियाँ, कुमकुम के बड़े बड़े रोशन टीके, काजल से भरी आँखें, भूख से पिचके पेट, दो ताली बजाते हुए बादल, और उसके बाद वाजिद और रीटा फ्रेज़र, गफूरुर रहमान और पार्वती। आधी रात के सन्नाटे में अनहद की आवाज़ सुनाई देती है। श्री राम कृष्ण के एक अजीज चेले गालिबन विवेकानंद ने बेल्लोर मठ में महाकाली के चरणों में फूल चढ़ाकर दुनिया त्यागते हुए कहा था, राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, सिद्धेश्वरी, अपनी तकदीस और अपनी नापाकी, अपना धर्म और अपना अधर्म, अपनी विद्या और अपनी अविद्या, अपने पाप और अपने पुण्य, अपना खैर और अपना शर, अपनी नेकी और अपनी बदी, सब ले लो और मुझे खालिस भक्ति दे दो। और मेरी कजिन जरीना ने थोड़ी देर हुई सवाल किया था, खालिस भक्ति में भी क्या मिल जाएगा? हिलती जुलती चरख चूं करती ट्रेन अताह रात के समुंदर में से गुजरती ढाका की तरफ रवा रही। तो ये था नॉवेलेट चाय के बाग। ये नॉवेलेट 1964 में लिखा गया था। फिर कभी आऊँगा, कोई नया सिलसिला शुरू करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।